नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर किस तरीके से बेंगलोर में मची भगदड़ के बाद में कर्नाटका कांग्रेस ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ दिया है और RCB इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम है DNA और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी है और उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी, उनके लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया है। इसके ऊपर कर्नाटका कांग्रेस किस तरीके से अपना बीच बचाव कर रही है और किस तरीके से चालाकी से वो बच के निकल चुकी है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों दूसरी खबर का रुख करेंगे जिसमें देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान दोनों आसपास आ रहे हैं, दोनों करीब आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रति बड़े ही प्रेम भाव से पेश आ रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है एक इंटेल के अनुसार, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ्स अब आधे पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को बेचने वाले हैं। और अब ये कैसा हो सकता है दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं चाहता हूं उससे पहले आप LAC को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं तो जिसका मतलब है कि कर्नाटका के अंदर बेंगलोर के अंदर आप सबको पता है कि IPL जो है RCB जीत चुकी थी। IPL जीतने के बाद दोस्तों RCB ने फट से अनाउंस कर दिया कि वो विक्ट्री परेड निकालेंगे और उसके बाद जो विक्ट्री परेड है वो बेंगलोर की विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम की निकलेगी। 1 किलोमीटर का दायरा था। यहाँ पर दोस्तों चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर RCB ने पहले अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर हम सारे के सारे मिलकर पासेस बेचने को लग रहे हैं, यानी कि पासेस अवेलेबल है, लिमिटेड पासेस अवेलेबल है। विक्ट्री परेड की अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर उसी दिन कर दी जिस दिन इन्होंने IPL जीता, यानी कि IPL जीता था दोस्तों सुबह 3 बजे और सुबह 7 बजे होते होते इन्होंने IPL की विक्ट्री परेड की अनाउंसमेंट कर दी। अब देखने वाली बात ये थी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो दोस्तों कैपेसिटी है, ऑडियंस होल्डिंग कैपेसिटी है, वो है सिर्फ और सिर्फ 35,000। लेकिन जब जैसे जैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर भीड़ बढ़ने लगी तो दोस्तों ये भीड़ की जो तादाद थी ये 35,000 नहीं थी, ना ही 50,000 थी, ना ही 1 लाख थी, ये थी दोस्तों 3 लाख। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास 3 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद दोस्तों अचानक से भगदड़ मच गई। अब दोस्तों स्टैम्पेड जैसे जब सिचुएशन हो जाती है तब बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ कॉमन हो चुकी है भारत के अंदर कि स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन होने को लग चुकी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आखिर इसके ऊपर कार्रवाई जब होती है तब इसके ऊपर आरोपी और दोषी कौन पाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। अब क्योंकि दोस्तों ये घटना भारत के अंदर होती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सरकारों का और नेताओं का तो कोई इससे लेना देना है ही नहीं, क्योंकि नेता और सरकार तो ऐसे मामलों में चुटकी बजाते ही बच जाते हैं। और कर्नाटका के अंदर कांग्रेस सरकार यहाँ पर कैसे बची है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये विक्ट्री परेड की अंदर मैच वो कहते हैं इवेंट चालू होने वाला था, यानी कि प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब प्रोग्राम के अंदर RCB की तो टीम प्रॉपर तरीके से वहाँ पर अवेलेबल थी। वहाँ पर RCB के मालिक अवेलेबल थे, वहाँ पर इन्वेस्टर्स अवेलेबल थे, DNA जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो वहाँ पर अवेलेबल थी, और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इसी के साथ साथ वहाँ पर DK शिव कुमार जो कि कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों जब ये घटना हुई जिसके अंदर 11 लोग मारे गए, 50 से 60 लोग खतरनाक तरीके से इंजर्ड हुए, तब कर्नाटका के CM ने सिद्धारमैया ने जब FIR दर्ज करने को कहा गया तो दोस्तों FIR सिर्फ और सिर्फ RCB फ्रेंचाइजी के खिलाफ दर्ज हुई है, DNA जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके खिलाफ दर्ज हुई है, और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, यानी कि जो एसोसिएशन है उसके अंदर जो कर्मचारी है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ना कि सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ। अब आप कहेंगे कि कार्तिक आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इवेंट के अंदर जो लोग मौजूद थे उन सब के खिलाफ FIR दर्ज हो रही थी, लेकिन इवेंट के अंदर कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार भी मौजूद थे और उनके ऊपर कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई, ना ही उनका कहीं नाम आया है। ये प्रॉपर तरीके से घटित हुई है और ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड भी चीज़ है। लेकिन अब दोस्तों
अरेस्ट भी होना शुरू हो चुके हैं। अब अरेस्ट कैसे होना शुरू हो चुके हैं? अरेस्ट दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसके पीछे की प्रॉपर तरीके से क्या कहानी है। पूरा जो दिमाग कर्नाटका कांग्रेस ने लगाया वो आखिर क्या दिमाग है? वो दिमाग दोस्तों ये है कि कर्नाटका कांग्रेस सबसे पहले अलर्ट हो गई। सबसे पहले अलर्ट होते ही उन्होंने अपने जितने भी हायर रैंक पुलिस ऑफिसर्स हैं बैंगलोर के अंदर, डेप्यूटेड जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सबको सस्पेंड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सबसे पहले बेंगलुरु के सिटी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, फिर एडिशनल पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, डेप्यूटी कमिश्नर को कर दिया, असिस्टेंट कमिश्नर को कर दिया और क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया। और फटाफट से इनकी जगह नए लोगों को रख दिया, यानी कि नए आईपीएस ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया, जहां पर बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर को बना दिया गया है सीमंत कुमार सिंह को। और यहाँ पर इन सबको नई जिम्मेदारी दे दी है और पुरानों को सस्पेंड कर दिया, रातों रात फटाफट से सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड करने के बाद में इन सबको कह दिया गया कि अब आप, यानी कि जो नए ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, नए आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, इनको कह दिया गया कि अब आप एफआईआर दर्ज कीजिए और ये एफआईआर आप आरसीबी फ्रेंचाइजी के खिलाफ दर्ज कीजिए, आप डीएनए इवेंट मैनेजमेंट के खिलाफ दर्ज कीजिए और आप कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी दर्ज कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो आरसीबी की मिलीभगत होगी, तो आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यहाँ पर तो डीएनए जो कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन दोस्तों ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, ये जनता को गुमराह करने की बात है। और ये जनता को गुमराह करने की बात इसलिए है क्योंकि एफआईआर दोस्तों आरसीबी फ्रेंचाइजी के खिलाफ दर्ज हुई है, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ। एफआईआर दोस्तों डीएनए कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई है, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ। और रही बात कर्नाटका क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन की, तो दोस्तों वो तो एक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, उसके ऊपर तो 10 साल तक केस चलता रहे, 100 साल तक केस चलता रहे, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, यानी कि दो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, फ्रेंचाइजी और एक कंपनी, इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों, तो क्या कंसिडर किया जा सकता है, किसको सज़ा होगी? क्या पूरी की पूरी आरसीबी को उठा के कटघरे में डाल दिया जाएगा, फिर क्या जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, जब भी देश के अंदर कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उस कंपनी को एक इंडिविजुअल की तरह कंसिडर किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये जो कंपनी फॉर्म हुई है ये एक इंडिविजुअल है। लेकिन अगर भविष्य के अंदर ये कंपनी कुछ गलत काम कर देती है, कोई गलती कर देती है, तो ये कंपनी बैकडोर एक बंद कमरे में डिसाइड करेगी कि आखिर जिम्मेदारी किसके सिर के ऊपर डालनी है, और फिर वो एक व्यक्ति आगे आएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और बाद में सारी जिम्मेदारी, सारी गलतियां उसके ऊपर थोप दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि सारी गलती इसकी थी। और आरसीबी फ्रेंचाइजी को कुछ नहीं होगा, मालिक को कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजर्स यानी कि डीएनए कंपनी भी सेम के सेम यही चीज़ करेगी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो भी यही सेम काम करेगी और वो भी यही कह देगी कि हमारी तरफ से तो अभी एक आदमी आगे आया है। क्योंकि डीएनए कंपनी को क्या पूरी तरीके से, अगर आपने डीएनए कंपनी के ऊपर तो एफआईआर दर्ज कर दी है, तो क्या आप डीएनए कंपनी को पूरी की पूरी डीएनए कंपनी को उठा के कटघरे में डाल देंगे? क्या आप उस पूरी की पूरी डीएनए कंपनी को उठा के जेल में डाल देंगे? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक व्यक्ति को करना होगा और डीएनए कंपनी भी दोस्तों यहाँ पर यही करेगी। डीएनए कंपनी बंद कमरे के अंदर निर्णय लेगी और एक व्यक्ति को आगे कर देगी और कह देगी कि इसको आप अरेस्ट कर लीजिए और इसको अरेस्ट करने के बाद इस पर कार्रवाई कीजिए। और बैकडोर चैनल पर उनको क्या मदद मिलेगी वो वही जानते हैं। और दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ ये अब सच भी हो चुका है। हुआ ये है कि कर्नाटका के अंदर यानी कि जो बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर नए बने हैं, उन्होंने फट बनते ही 2 बंदों को अरेस्ट कर लिया है, यानी कि कुछ सेवरल अरेस्ट भी होने बाकी है, जिसके अंदर से 2 मेन व्यक्ति, एक तो बेंगलोर के अंदर मौजूद आरसीबी के मार्केटिंग हेड है निखिल सोसेल और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के एक व्यक्ति है सुनील मैथ्यू। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जो मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति दोनों कंपनियों से आगे आएंगे और कह दिए जाएंगे कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए और उसके बाद में दोस्तों कार्रवाई सिर्फ इन दोनों पे चलेगी। डीएनए कंपनी बच जाएगी और आरसीबी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी बन जाएगी। वो फ्रेंचाइजी जो मात्र 12 घंटे के अंदर अंदर अपनी विक्ट्री परेड को अनाउंस कर देती है, प्लान कर देती है, टिकट्स बेचना शुरू कर देती है, वो कंपनी यहाँ पर पूरी की पूरी बन जाएगी, उसके मालिक बन जाएंगे। और हो सकता है कुछ खिलाड़ी जो कि फिरंगी कंसिडर किए जाते हैं भारत के अंदर, वो तो लंदन चले जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, रही बात कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की, तो दोस्तों मैंने तो कहा कि वो तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसके ऊपर तो 100 साल तक केस चलता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कौन बच गए? यहाँ पर दोस्तों सारे
हमारे मंत्रिमंडल सब बच चुके हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि कर्नाटका के अंदर पुलिस सबको अवेयर कर रही थी, पुलिस सबको अवेयर कर रही थी। और यहाँ पर भी एफआईआर के अंदर एक और चीज़ यही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पुलिस अवेयर कर रही थी कि अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है, अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है, कृपया कर विक्ट्री परेड ना निकालें, कृपया कर विक्ट्री परेड ना निकालें। तो दोस्तों ये बात जो थी ये अब निकल कर क्यों सामने आ रही है? जब एक विक्ट्री परेड होने वाली थी तब पुलिस ने बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी और कहा कि सर जनता को क्यों नहीं बताया कि आप कृपया करके मत आइएगा? आरसीबी तो बेवकूफ़ हो चुकी है, आरसीबी तो पागल हो चुकी है, जो हमारे मना करने के बावजूद भी आरसीबी ये विक्ट्री परेड निकाल रही है। हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है भीड़ को रोकने के लिए। पुलिस ने आखिर पहले आकर ये बात क्यों नहीं बताई? पुलिस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? यूँ तो भारत के अंदर जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया पर बड़े ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन कर्नाटका के अंदर पुलिस कमिश्नर क्यों एक्टिव नहीं थे? और उसके बाद जब ये घटना हो जाती है और उसके बाद में नेता क्यों इस पर एक्टिव नहीं थे? क्यों नेताओं को अपडेट क्यों नहीं किया गया था? क्यों नहीं किया गया था? वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि डीके शिव कुमार के साथ तो फोटो खिंचाने विराट कोहली खुद आने वाले हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे फोटो खिंचाने वाले हैं। घटना के बाद क्या हुआ? घटना के बाद दोस्तों आम जनता मरी। जो 11 जने मरे थे वो 11 के 11 जने एक जवान लोग थे। कोई 17 साल का था, कोई 14 साल की बच्ची थी, कोई 30 साल का था। ये सब के सब थे, ये सब के सब किसी न किसी काम से घर से निकले हुए थे। और कुछ तो ऐसे थे जो अपने माँ बापों को बिना बताए सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के लिए वहाँ आए थे, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए वहाँ आए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे। एक 17 साल का बच्चा तो ऐसा है जो अपनी टीसी लेने स्कूल गया था और टीसी कलेक्ट करने के सीधा बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचा और वहाँ जाके उसकी मौत हो गई। कोई बेचारा मजदूर का बच्चा था तो कोई कुछ था, कोई बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो कोई बेचारा कुछ एनालिस्ट था अमेजॉन कंपनी के अंदर। सब के सब मारे गए। आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति के, एक पानी पताशी वाले का बच्चा मारा गया। अब 10 लाख का अनाउंसमेंट कर रही है आरसीबी, कह रही है कि हम 10 लाख रुपए देंगे मरने वालों के परिवारों को, और सरकार कह रही है कि हम 10 लाख रुपए देंगे। एक पानी पताशी वाले का बच्चा मर गया, उस पानी पताशी वाले ने सरकार को कहा है कि आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, क्या आप मेरा बच्चा वापस ला देंगे? क्या कर्नाटका की सरकार के पास इस चीज़ का जवाब है? कर्नाटका की सरकार के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। कर्नाटका की सरकार के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि उन्होंने सबसे पहले सारे अपने आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जो बेंगलोर के अंदर टॉप 5 आईपीएस ऑफिसर्स थे, और उसके बाद नए आईपीएस ऑफिसर्स बैठा दिए। फटाफट से कार्रवाई दिखाई कि हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि केस जो है सीबीआई को ना चल जाए, और सीबीआई को ना चल जाए उससे पहले दोस्तों कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही कहीं एफआईआर में नाम आता है, ना ही किसी कंप्लेंट में नाम आता है, ना ही कहीं और नाम आता है। सीधा सीधा आरसीबी फ्रेंचाइजी के ऊपर नाम आ जाता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए का नाम आ जाता है, और कह देते हैं कि अब इन कंपनियों पर कार्रवाई होगी। और एक कंपनी, जैसे कि सबको पता है कि कंपनी बंद कमरे के अंदर निर्णय लेगी, एक व्यक्ति को आगे कर देगी और कह देगी कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी और इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए, जिसको कर भी लिया गया है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर केस चला दिया जाएगा। बैकडोर चैनल पे सबको पैसे पहुंच जाएंगे और सब वाह वाह मजे मजे करेंगे। अगले साल फिर आईपीएल आएगा, वापस ये जो क्लिप्स है विराट कोहली की, आरसीबी की, इनको काटा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, पीआर किया जाएगा, सब लोग मजा लेंगे और विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। सब के सब इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, स्पॉन्सर्स के पास जाएंगे, पैसा मांगेंगे, विजय माल्या का पॉडकास्ट करेंगे और विजय माल्या के पॉडकास्ट को काट काट कर आगे चढ़ाएंगे। एल्गोरिदम अपनी सेट करने चाहेंगे, अपनी ऑडियंस को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जो 11 लोग मरे उनका कोई सवाल नहीं करेगा, उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनको सब भूल जाएंगे। मात्र कुछ महीनों की बात है, ये सब कुछ दिखावा कर रही है कर्नाटका की कांग्रेस सरकार, सब कुछ दिखावा कर रही है, सब कुछ दिखावा चल रहा है। कर्नाटका के अंदर सबसे बड़ा दिखावा इस वक्त यही चल रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता के साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है वो मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो के जरिए बता दिया है कि आखिर उनके साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर अपन अगली खबर पे चलते हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का एक डीप कनेक्शन निकल कर आ चुका है पाकिस्तान के साथ, जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को पटाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक कंपनी है दोस्तों वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे डोनाल्ड यानी कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप जो है, जूनियर ट्रंप जो है, उनके जो है 60% स्टेक्स हैं इसके अंदर 60% स्टेक्स हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी फर्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर रातों रात ये जो क्रिप्टो करेंसी फर्म है, डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रिप्टो करेंसी फर्म है, इसके बाद में
यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर दोस्तों रातों रात एक क्रिप्टो करेंसी बोर्ड बन जाता है। और ये रातों रात क्रिप्टो करेंसी बोर्ड क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप की इस क्रिप्टो करेंसी फर्म के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको काफ़ी पैसा पहुँचा देता है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान यही नहीं रुकता है, पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को एक बात पहुंचाता है एक व्यक्ति के थ्रू। व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है दोस्तों जेंट्री बीच। जेंट्री बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बिजनेस फ्रेंड है जो कि लगातार कांटेक्ट में रहता है टर्की की सरकार के साथ, बांग्लादेश की सरकार के साथ, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है उसकी सरकार के साथ, और पाकिस्तान के सरकार के साथ। और वो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका के अंदर मौजूद उनके इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा देश है, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और पाकिस्तान के अंदर हमको जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले दोस्तों आप इस व्यक्ति की बात सुनिए। Let me tell you a little. This past week, I had the benefit of going to an amazing country, a country I'd never been to before, a country called Pakistan. Let me tell you, this is a very pro-Trump environment. It's a very pro-family environment. It is an environment where people just want to raise their kids, be good people. These people have sacrificed so much for America. They are literally on the front lines in that part of the world and have lost tens of thousands of people to terrorism. They know terrorism just like Israel does by living it on the front lines every day. And all they want is peace. I looked in their leaders' eyes and all they wanted was for that American eagle to come there, do great things and partner together. It's a totally misunderstood place in the world. And these are the type of things that we need to fix. दोस्तों आपने इस व्यक्ति की बात सुनी, आपने इस व्यक्ति की बात सुनी जिसके अंदर ये व्यक्ति कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आप सोचेंगे इंडिया को तो इस पे कुछ करना चाहिए, इंडिया को तो इनको बताना चाहिए। इंडिया को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले लोग हैं, उन्होंने अपना फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाइनीज़ लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। अब अमेरिकन जब वहाँ पर जाएंगे तभी इनको भी बहुत अच्छी तरीके से अपना फ्रेंडली इन्वायरमेंट शोकेस कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये अमेरिकन पाकिस्तान में लेने क्या जाएंगे, तो दोस्तों पाकिस्तान ने खुला न्योता दे दिया है और इनको कहा है कि हमारे पास खूब सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आप अपने कंपनीज़ को यहाँ लेकर आइए, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालिए और ले जाइए, हमको बदले में पैसा दे दीजिए। पाकिस्तान को तो पता है नहीं कि रेयर अर्थ मिनरल्स उनके क्या काम आने वाले भविष्य में, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश को लुटाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके मंत्री और उनके जो फील्ड मार्शल्स हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है। अब पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो बुरा इसलिए होने वाला है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कंपनीज आएंगी, जिस तरीके से सीपैक प्रोजेक्ट बनाने चाइनीज़ की कंपनीज आती थी, चाइना से कंपनीज आती थी, चाइना से ऑफिशियल्स आते थे, इंजीनियर्स आते थे, वैसे अब अमेरिका से भी आएगी। और दोस्तों ये आएंगे कहाँ, ये आएंगे दोस्तों बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान प्रोविंस वही प्रोविंस है जहाँ पर पाकिस्तान के पास अच्छी खासी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और अब खेल यही शुरू होएगा। ये जो ये क्या नाम है, जेंट्री बीच, इसका नाम भी याद नहीं आता, जेंट्री बीच नाम का ये व्यक्ति जो कह रहा है ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले इनको अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पर कितना अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और उनको अच्छे से समझा भी दे देंगे। तो दोस्तों आपको अब तक समझ में आ चुका है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पाकिस्तान के प्रति इतने प्रेम भाव से क्यों पेश आ रहे हैं। अचानक से रातों रात पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन कैसे मिल रहा है, फॉरेन एड कैसे आ रही है, IMF का बेल आउट पैकेज कैसे मिल रहा है, खतरनाक तरीके से पैसे क्यों आ रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल चुका है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक लिस्ट निकाली थी उन देशों की जिन देशों पे डोनाल्ड ट्रंप बैन लगा रहे थे और कह रहे थे कि इन देशों से कोई भी व्यक्ति अमेरिका में नहीं आना चाहिए। दोस्तों इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने लिस्ट निकाली थी तो उसके अंदर ये 3 तरीके की लिस्ट होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। पहले होती है रेड लिस्ट, दूसरी होती है ऑरेंज और तीसरी होती है येलो। रेड यानी कि रेड से कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। ऑरेंज में वो देश आते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी कि आम जनता तो बिल्कुल नहीं आ सकती, अमीर लोग आ सकते हैं, पैसे वाले आ सकते हैं, मंत्री क्षत्रिय आ सकते हैं। और येलो वो होती है जिसको सुधरने का थोड़ा टाइम दिया जाता है और अगर वो नहीं सुधरते तो उसको ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक बार फिर से ऐसी लिस्ट निकाली। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जब लिस्ट निकाली थी तब उसके अंदर ऑरेंज लिस्ट के अंदर पाकिस्तान था, लेकिन अब जो लिस्ट निकाली उसके अंदर पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है। यानी कि ऑरेंज लिस्ट से पाकिस्तान येलो लिस्ट में नहीं, डायरेक्ट गायब हो गया सभी लिस्ट से। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से
पाकिस्तान के प्रति प्रेम भाव से पेश आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का खुद का विरोध अब अमेरिका के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है और आपको भी अब तक देखने को मिल चुका होगा कि एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक तरीके से पहले सपोर्ट कर रहे थे, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो चुके हैं। और ये दोस्तों बड़ी ही देखने वाली बात है, बड़ी ही चिंता वाली बात है और बड़ी ही समझने वाली बात है। वो ये बात ये है क्योंकि चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था अमेरिका के अंदर, तब डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क खतरनाक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, भारी मात्रा में पैसा दे रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके साथ खड़े होकर भाषण दे रहे थे। जहाँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे वहाँ एलन मस्क जा रहे थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दोनों के सिर भिड़ चुके हैं, आपस में भिड़ चुके हैं। यानी कि इस वक्त दुनिया एक मंजर देख रही है, जिस मंजर के अंदर दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राष्ट्रपति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भिड़ रहा है और दोनों ही अपने मामले में कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर यानी कि एक्स पर और ट्रुथ सोशल पर हो रही है। हालांकि देखने की बात यह है आगे के लिए कि आखिर आगे चल के ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक तरीके से इसके अंदर कदम उठाते हैं या फिर एलन मस्क चाइना के करीब चल जाते हैं। इसको लेकर दोस्तों हम आगे और भी खबरें लेकर आते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।